नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। एलआईसी एक्सप्रेस इस स्पेशल पेशकश में हम आज बात करेंगे पूर्वी लद्दाख में बीआरओ के नए कीर्तिमान के। दरअसल पूर्वी लद्दाख की ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इन पहाड़ियों पर इन विषम हालात में बीआरओ सड़क का निर्माण करेगी। वो सड़क जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है और इस उपलब्धि के लिए बीआरओ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। और यह सड़क कई मायनों में बेहद खास है, चाहे बात भारतीय सेना के लिहाज से देखें, चाहे बात पूर्वी लद्दाख के दूर सुदूर बसे गांवों के लिहाज से देखें। सेना के लिहाज से क्यों खास है, इस पर तो विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सड़क की खासियत क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर यह सड़क बनी है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण किया गया है। बोलिविया में 18,953 फीट ऊंचाई पर सड़क का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। बीआरओ ने यह सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है। पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर यह सबसे ऊंची सड़क है। वहीं लोगों को क्या फायदे होंगे, स्थानीय लोगों के लिए यह सड़क किसी वरदान से कम नहीं है। लेह से चुसुमले और डेमचोक को जोड़ने वाला एकमात्र वैकल्पिक यह सीधा रास्ता है। और लद्दाख में सड़क के बनने के बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक सुधार में सड़क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो सड़क है वो स्थानीय लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो इस सड़क पर सफर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उमलिंगला दर्रे की अगर बात करें तो यहां पर तापमान सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। यहां पर भीषण सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का स्तर सामान्य जगहों की तुलना में करीब 50% कम रहता है। तो इसीलिए यहां पर जो सफर करना होगा वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। और जिस बहादुरी के साथ बीआरओ ने जिन विषम परिस्थितियों में सड़क को बनाया है वो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। और इसी पर सेना को क्या फायदा होगा इस सड़क के बनने के बाद, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी। बख्शी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे ऊंची सड़क जो है बीआरओ ने बना दी है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भारत में है। अगर देखें तो पड़ोसी मुल्क चीन जिस तरह से तनातनी पूर्वी लद्दाख में दिखा रहा है, उस लिहाज से अगर मैं समझूं आपसे तो सेना के लिहाज से कितनी अहमियत रखती है ये सड़क? देखिए, सबसे ज्यादा अहमियत सड़क की तब मान आती है जब सड़क देश की सिक्योरिटी में योगदान देती है। जब लड़ाई होती है और फौज सरहद पर पहुंचने की बात करती है, तो जैसे सन 62 में खच्चरों पर बैठ के छोटी पगडंडियों से ऊपर जाना और सरहद पहुंचना एक बात है, ट्रक्स और रेलवे लाइन के द्वारा पहुंचना दूसरी बात है। ये जो उपलब्धि है हमारे को बहुत देर में समझ आई। क्यों बहुत देर में समझ आई? क्योंकि हमारे यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का कल्चर नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स में और जात पात की पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं और हम देश की सिक्योरिटी को भूल जाते हैं। और यही कारण था कि चाइनीज ने हमसे 50,000 स्क्वायर किलोमीटर लेके दबा दिया है, गोलवान में घुसाए हैं। और चाइना, आप हिंदुस्तान और चाइना का देख लीजिए, चाइना का जो फौजी है वो रेलवे लाइन पे आता है अक्साई चीन में, ट्रेन से उतरते हैं उसके टैंक्स। और आप अपना हालत देख लीजिए। और आपको चुनौती वार्निंग मिल गई थी 60 साल पहले, 1962 में, बिल्कुल उससे भी पहले, पर हम जागरूक ही नहीं हुए। अब जो है हमारे को जागरूकता आई है पिछले 5-7 सालों में और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सड़क जो लद्दाख लेह में बनी है, जो उसका फायदा होगा कि जितनी आपकी माउंटेन डिविजन्स को मूव करना है, आपकी जो कोर लेह को में बैठी हुई है, नंबर्स नहीं लूंगा उसके, जो लेह में है, तो थॉइस में है,
और जो रसद पहुंचानी है फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाना है, -45 डिग्री 50 डिग्री पे जो सोल्जर्स रह रहे हैं उनको रसद पहुंचाने के लिए उनको रोटी नहीं मिलती, उनको भी रोटी पैक करके 6-6 महीने के बाद खानी पड़ती है। ये हालत है वहां पर। अगर वैसे अगर आप अब कर दीजिए, तब देखिए आप मॉडर्नाइज कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड जो बन गया है। कारकोरम हाईवे जो चाइनीज ने बनाया था अलमाता से लेके पाकिस्तान के गद्दार फोर्ट तक जो जाता है, वो है रोड 24/7 और 1978-90 में बना दी थी, उससे भी पहले 78-79 में बना दी थी। हम अभी तक चूकते रह गए, सोचते रह गए और हमने अभी तक स्ट्राइक कोर नहीं बनाई, अब अपना काम पूरा नहीं किया क्योंकि हमको इन चीजों का अभाव। ठीक है सर, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। सर एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल जब भी सेना की बात आती है और जब इस तरह की विषम परिस्थितियां होती हैं जिस तरह की पूर्वी लद्दाख में है, तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो वहां पर संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सड़क की कितनी अहमियत है इस बात से ही पता चलता है। आप कह रहे हैं कि देरी से समझ आई है। सर देरी किस बात को लेकर के हुई है? क्या हम अपने जो आपसी जो राजनीति है उसमें ही उलझ कर रह गए या फिर चीन की तरफ से किसी तरह का दबाव देखने को मिलता है? क्योंकि चीन के साथ में विवाद बढ़ने की एक वजह तो ये भी है ना कि चीन तो एलएसी के पास अपने एरिया में बिल्कुल पूरी तरह से निर्माण पर निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत यहां से अगर पहल कर रहा है तो वो चीन को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। देरी क्यों हुई और क्या विवाद की एक वजह ये भी निकलकर सामने आ रही है कि भारत अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, भारत को अपने हित में सोचना चाहिए। अगर आपके हित में है लोकल पॉलिटिक्स और जात पात की पॉलिटिक्स है तो करते रहिए सारी जिंदगी, या वो करिए और डेमोक्रेसी के नाम पे करते हैं। फौज तो उन्होंने दबा के रखा हुआ है, फौज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बोल नहीं सकती, ब्यूरोक्रेसी का बोलबाला है क्योंकि सारी टॉप पोजीशन ब्यूरोक्रेट लेना चाहता है। अंदर की लड़ाई चल रही है। आप देखिए गलवान में आईटीबीपी को सामने बैठाया हुआ है क्योंकि आईपीएस कंट्रोल कर रहे हैं आईटीबीपी को, और फौज पीछे है और चाइनीज घुस रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है। वो कहते हैं आईटीबीपी तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में है, आप होम मिनिस्ट्री से बात करिए। आपके देश की भूमि जा रही है और आप मिनिस्ट्रियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी की सारी जो हमारी जिस तरीके से कल्चर बना है, इसमें बदलाव आएगा तब हम चाइनीज जैसे बनेंगे। देखिए, चाइनीज अपने हित में जानता है काम करना और अपने हित में कर रहा है। मैं चाइना होता तो अब तक दिल्ली तक पहुंच गया होता, क्यों नहीं? अगर हमको मौका मिलेगा तो क्यों नहीं चाइना करेगा? अब आप देखते रह जाइए, चाइना को पसंद नहीं आता, चाइना रोता है, चाइना कहता है, वो आपको ज्यादा उसकी अरे रोने दो, कहने दो। जब आपके हाथ में ताकत आएगी तब आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होगी। आपकी फौज ठीक पोजीशन में नहीं होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर रहेगी, आप झोली चुप करेंगे, चाइना के सामने गिड़गिड़ाएंगे, घुटनों के बल बैठेंगे और यही होगा। ये दूर करने के लिए आपको फौज का इंटरेस्ट देखना है। फौज का इंटरेस्ट का मतलब है देश की सिक्योरिटी का इंटरेस्ट। ये नहीं कि फौज को तनख्वाह ज्यादा दो, नहीं, उसको वही दो जो उसको मिलनी चाहिए, पर नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट देखिए, उसको वेपन्स दीजिए, उसको ड्रोन दीजिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, उसको रोड दीजिए। ये जो आपने रोड बनाई है ये किस दिशा में काम कर रही है? ठीक है, अब तो जो रोड बनी है उससे कहीं, क्योंकि जो पहले जो तस्वीरें आती थी कि जो जवान हैं वो ट्रेकिंग करके चलते थे, जिस तरह से आपने भी बताया घोड़ा खच्चरों पर वहां पर चलते थे, लेकिन अब जब सड़क बन गई है तो कहीं ना कहीं सुधार की दिशा में काम तो हो रहा है और इस सुधार को अब अगले लेवल पर ले जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी इतना काम नहीं हुआ है कि हम चुप बैठ जाएं। वहां पर विकास के नए आयाम भी वहां पर गढ़ने होंगे और जिस तरह से आपने कहा कि जो सुरक्षा बल हैं उनको संसाधन देने होंगे, तो क्या कुछ और तरीके हैं? अगर एलएसी को लेकर के मैं बात करूं आपसे, एलएसी विवाद को लेकर के किस तरह से वहां पर भारतीय सेना को और सशक्त बनाया जा सकता है जिस तरह से ये सड़क का निर्माण किया है? सबसे पहले आपको एक व्हाइट पेपर लिखना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी। हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्या हमारे तौर तरीके ठीक है? क्या हमारा करंट सिस्टम ठीक है? क्या हमारा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक है? नहीं है, उसको सुधार करना पड़ेगा। फिर आपको फौज को आगे लगाना पड़ेगा। आप किस तरीके से लगाएंगे उसको, और उसको लगाने के लिए उसको इक्विप करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। और ये नेशनल सिक्योरिटी का सब्जेक्ट आपको बच्चा बच्चा पढ़ेगा जैसे चाइना में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है मेस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड में सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जब आप सिक्योर हो, आपके पास छत है, दुश्मन आपके दरवाजे पे नहीं आ रहा,
फिर आप आगे बढ़ने की बात कर सकते हैं। अभी आपको फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपने शब्द को कंट्रोल करना पड़ता है और इत्यादि इत्यादि करने पड़ते हैं, जैसे हिंदुस्तान कर रहा है। ये प्रॉब्लम है हमारे को। जब जितनी जल्दी हम स्वावलंबी बनेंगे, एक भी आप राइफल नहीं बनाते, एक भी आप टैंक नहीं बनाते, एक भी आप हवाई जहाज नहीं बनाते, चाइना सब बनाता है। तब आप बताइए चाइना का आप कैसे सामना करोगे? हमारे पास सैनिक बहादुर हैं, वो तो जब लड़ पड़ेंगे उन्हीं के कारण हमारा देश बचा हुआ है। अरे सर, हमारे देश में तो भारतीय सेना की वर्दी तक नहीं बनाई जाती, वो भी हमें आयात करनी पड़ती है। आप तो नहीं, तो इसके लिए तो मीडिया है, किसके लिए आप आवाज उठाइए। आवाज ही नहीं उठती है। लोग तो जो सरकार जो बोलना सब ब्यूरोक्रेट सुनना चाहता है, आप बोलते हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम है। तो वर्दी नहीं बनते, क्यों नहीं बन रही? जैकेट नहीं बनते, क्यों नहीं बन रहे? कौन उसका जवाब देगा? ये चीज है सबसे ज्यादा। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बेसिक इंडस्ट्री कमजोर है। आपका स्टील इंडस्ट्री कमजोर है, तो टैंक कैसे बनेगा? आपने तो 1951 में 52 में आपने स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, अभी तक आपका टैंक का ग्रेड मेटल नहीं बनता। क्या बनता है फिर? इंजन नहीं कुछ बनता। कौन सा इंजन बन रहा है हिंदुस्तान में? आप बता दीजिए। कोई इंजन नहीं बन रहा। तो फिर ना जहाज का, मोटरसाइकिल का इंजन नहीं आपका बन रहा। तो फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बेसिक इंडस्ट्री को ताकतवर करना पड़ेगा। बेसिक, फिर आपकी डिफेंस इंडस्ट्री तगड़ी होगी। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं केवल आत्मनिर्भर भारत की बात करने से बात नहीं बनेगी। जब बात राष्ट्र सुरक्षा की आती है, देश की बात आती है, तो देश सबसे पहले, और अगर देश सबसे पहले है तो सेना को मजबूत करना होगा। तमाम बातें तो कही जाती हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कही जाती है, कहा जाता है कि भारत में अब हथियारों का निर्माण होगा, जो सेना की वर्दी है वो भी भारत में बनेगी। लेकिन सरकारों को अब इस दिशा में काम भी करना होगा। अगर किसी अभियान की या फिर योजना की शुरुआत की है तो उसके सुखद परिणाम भी देखने को जरूर मिलने चाहिए। एक और अहम सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा। दरअसल हम जब इस सड़क को लेकर के बात कर रहे हैं और चीन की लगातार बात हो रही है, तो चीन एक तरफ ये कहता है अमेरिका को कि ताइवान के मुद्दे पर कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। अमेरिका भी बड़ी ताकत है, सुपर पावर मानी जाती है, चीन भी बड़ी पावर है। भारत के पास वो मादा कब आएगा सर? क्योंकि जब भी भारत की तरफ से किसी तरह के बयान दिए जाते हैं तो उसमें डिप्लोमेसी की बात आती है कि फॉरेन डिप्लोमेसी है, सोच समझ कर चलना होता है। वो दमखम कब नजर आएगा? मैं एक बात बता दूं, अभी आपने जो पिछली बात करी उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं जी। अब भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। अब हमारी स्वावलंबिता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए जो रोड कंस्ट्रक्शन हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने एयरक्राफ्ट लैंड कराए हैं, जो खुद लैंडिंग की है, फाइटर एयरक्राफ्ट, 17 रोड बन रही है वो हिंदुस्तान के चारों तरफ, टैक्टिकल रोड, स्ट्रेटेजिक रोड, ये इसको कहते हैं बढ़ रहा है। ये अभी पिछले 5 साल में शुरू हुआ है, पर 5 साल बहुत नहीं होते, आपको अगले 10 साल और लगेंगे। पर जिस गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये पहले नहीं हुआ था। पहले अगर हो गया होता तो ये दिन नहीं देखने को मिलते। मोदी गवर्नमेंट कर रही है, मैं खुल के बोल रहा हूँ आपको। अब आपकी बात आई कि हम फॉरेन पॉलिसी में दमखम नहीं लगाते, इसलिए नहीं लगाते। जब आपके पांव अगर चिकनी फर्श के ऊपर पड़े हो तब आपका फोर्स नहीं बनता। फोर्स बनने के लिए आपके पांव सॉलिड ग्राउंड पे होने चाहिए, यानी कि आप स्वावलंबी होने चाहिए। हम स्वावलंबी जब बन जाएंगे तब आपकी फॉरेन पॉलिसी में अपने आप चेंज आना शुरू हो जाएगा। कोई पूछेगा नहीं। ठीक। अच्छा, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपने कहा कि अब सरकार इस दिशा में काम कर रही है, आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत के तहत हथियारों का निर्माण भी किया जा रहा है। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आपने कहा कि देर आए, लेकिन देर आए क्या दुरुस्त आए हैं? देर आए दुरुस्त आए, देर आए ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। देर आए का दूसरा मतलब है दुरुस्त आए। माना देर हो गई है, क्यों देर हो गई है? क्योंकि आप बता दीजिए, सब तक 1947 में तो आपके प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने ये बोल दिया था कि हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच बात है। ये हुआ था जब अंग्रेज चीफ जा रहा था वापस, तो वो सलूट मारने गया नेहरू जी को कि मैं जा रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, आप ध्यान रखिए चाइना फौज का। चाइना हमारा दोस्त है, हमें तो फौज की जरूरत ही नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। तो फिर चलाइए। आप इसे देखिए सर 62 में क्या हुआ।
आप 48,000 स्क्वायर 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे चुके हैं चाइना को, इसलिए क्योंकि आपने फौज को कमजोर रखा। अब की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, पर ये काम इतना आसान नहीं होता, इनको अब समय लगेगा। इनको कम से कम आप 8-10 साल और दीजिए सरकार को। आप तमाशा देखिए, हिंदुस्तान चाइना से बहुत आगे होगा। अच्छा, एलआईसी विवाद को लेकर के भी मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा। दरअसल एलआईसी एक्सप्रेस कार्यक्रम का नाम है, तो एक सवाल इस पर भी बनता है, विवाद सर जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कमांडर लेवल की बैठकें भी हो गई, कैसे सुलझेगा विवाद? कोई रास्ता नजर आता है आपको? वह रास्ता जो मैंने अभी पहले बोला था आपको, कि आपको डॉक्ट्रिन्स को चेंज करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, और उसमें सीक्रेट नहीं, सारी मीडिया को ब्रीफ करना पड़ेगा कि हम ये हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं। टेबल ठोक के बोलना पड़ेगा कि हमको कोई इसमें सीक्रेट नहीं है, हम ये करेंगे, तब बात बनती है। छुपा छुपा के नीचे नहीं बात होती। और अगर आपकी डॉक्ट्रिन क्लियर होगी तो आप फौज को करेक्ट स्थान देंगे। अभी तो आपकी फौज को ही प्रॉब्लम आ रही है, उनका अलाउंस नहीं मिल रहे। अगर फाइटिंग अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस फौज का सबसे कम है। एक सिविलियन जाता है उसको अलाउंस ज्यादा मिलता है, फौज को नहीं मिलता। हर एक लड़ाई के बाद आपके फौज का ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल नीचे लाए हैं, हर एक लड़ाई के बाद। क्यों? ये इनाम दिया उनको आपने, उनकी पेंशन पूरी नहीं हो रही है, उनको जंगी इनाम नहीं मिल रहा है, आप उनकी विधवाओं को प्रॉमिस करते हैं, उनको चीज पूरी नहीं मिलती। ये सारी की सारी चीजें हैं, इनको भी ठीक करना पड़ेगा। और सबसे पहले डिफेंस इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए बेसिक डिफेंस को ठीक करना पड़ेगा और स्वावलंबी होना पड़ेगा। फौज को आप करेक्ट जगह दीजिए, अपनी पॉलिसी ठीक कीजिए, और डिफेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी ठीक कीजिए। फॉरेन सामान मंगवाइए, जॉइंट वेंचर करिए, ऑफसेट अरेंजमेंट करिए, ये होगा तरीका, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा। जी, तो कहीं ना कहीं डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, और अगर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा तो फिर जो फॉरेन डिप्लोमेसी की बात आती है वहां पर भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। और जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब ने समझाया कि किन तरीकों को भारत सरकार अपना सकती है, वो तरीके बेहद अहम हैं, क्योंकि अगर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा तो फिर जो राष्ट्र है वो सर्वप्रथम कहते हैं, और वो असल मायनों में भी सर्वप्रथम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी, आप हमारे साथ में जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की है। तो उसी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है, और सबसे ऊंची सड़क जो है वो पूर्वी लद्दाख में बनकर तैयार हो गई है। ये सड़क कई मायनों में बेहद खास है। जहां हमारे सैनिक पहले ट्रैकिंग करके घोड़े खच्चरों पर जाते थे, वहां अब आप खुद सोचिए कि ट्रकों पर जो हमारे सैनिक हैं वो सीमा तक पहुंच पाएंगे। यानी कि अगर किसी भी तरह के युद्ध की आपातकालीन स्थिति होती है तो फिर जो पहले देरी होती थी पहुंचने में, वो देरी अब देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन केवल सड़क बनाने भर से काम पूरा नहीं हो जाता है, पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है। जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी जरूरतें क्या हैं उनको समझने की जरूरत है, और उन जरूरतों को पूरा करने की भी जरूरत है। तभी भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में कम से कम नए आयाम स्थापित कर सकेगा। अच्छी बात यह है कि अब आत्मनिर्भर भारत के तहत पहल होनी शुरू हुई है। और ये तो रही बात इस सबसे ऊंची सड़क से को लेकर के, जो हमारी सेना के काम ये सड़क आएगी उससे जुड़ी हुई। अब बात कर लेते हैं वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए ये सड़क किस तरह से वरदान साबित होगी। दरअसल अब सड़क पहुंची है तो वहां पर कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो आर्थिक तौर पर भी पूर्वी लद्दाख के दूर सुदूर गांवों का विकास होगा। तो ये जो सड़क है वो कई मायनों में बेहद अहम हो जाती है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।